आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले ये वो समुंदर है जो बना था, जिसकी शुरुआत बिग बैंग से हुई थी और आज हम इस समुंदर के बीचों बीच फंसे हैं, जस्ट लाइक अ शिप इन द मिड्स ऑफ एन ओशन। सो हमें अभी जो यूनिवर्स की एज दिख रही है, क्या वो समुंदर में दिख रहे होराइजन यानी कि क्षितिज के जैसे है, या फिर वो यूनिवर्स का सच्ची में एज है, यानी उसके आगे यूनिवर्स खत्म? और आखिर है क्या यूनिवर्स के इस एज में? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट इन आवर टुडेस वीडियो। सो क्या इस यूनिवर्स का कोई एज भी है? यू सी, एक काफी पुरानी कहावत है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, पर टेक्निकली ये कहावत यूनिवर्स पर शायद फिट नहीं होती, क्योंकि अगर यूनिवर्स से हमारा मतलब है हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है, तो इसका दूसरा मतलब ये भी बनता है दैट उसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी है बस अंदर ही है, एंड देयरफॉर देयर इज नो एज। आई मीन, जरा खुद सोच के देखो, हमारी ये धारणा आखिर बनी ही कैसे कि यूनिवर्स का एक एज होना चाहिए? बस एक कॉमन सेंस के आधार पर, राइट? कि अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 साल पहले हुए एक बिग बैंग से निकला था, तो आज 13.8 बिलियन साल अपने एक्सपेंशन में वो ऑब्वियसली किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक ही एक्सपैंड हो पाया होगा, राइट? ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपेंशन कितने दूर तक चला जाएगा, इट हैज टू हैव एन एंड। बट यू नो व्हाट, हमारा ऐसा सोचना काफी गलत हो सकता है, और इसे आज नहीं तो कल हमें रोकना ही होगा। क्योंकि देखो, साल 1915 जब बर्लिन में वर्ल्ड वॉर 1 अपने स्टार्ट पर था, तब उस सिचुएशन में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक रेवोल्यूशनरी थियरी पेश किए, जिसका नाम था द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। यह थियरी पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई करती है, और यहाँ पर आइंस्टाइन का फंडा बिल्कुल सिंपल था। अगर मास से ग्रेविटी पैदा होती है और ग्रेविटी मोशन को जन्म देती है, तो इतने सारे भारी भरकम ऑब्जेक्ट से भरे इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर मच रही होगी। यू नो, ईदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। बस सिर्फ सवाल यहां पर यह था कि क्या? वेल, इस सवाल का जवाब मिला 13 साल बाद 1929 में, जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने देखा कि कई गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही, बिल्कुल किसी ठंडे काले समुद्र में टाइटैनिक के टुकड़ों की तरह। And this in essence is what we mean by the expansion of universe. Galaxies के बीच का distance बढ़ना, nothing more, nothing less. But if you look at it, यही सारी परेशानी की जड़ है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन को देखकर लोगों को यह लगता है कि अगर टुकड़े एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब पास्ट में कोई तो ऐसी घटना जरूर हुई होगी जिसके फोर्स के चलते एक्सपेंशन हो रहा है, लाइक से द बिग बैंग। बट ये भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेड थियरी नहीं है। आज ऐसी भी दो थियरीज है जो बिग बैंग को पूरी तरीके से निगेट करती है। नंबर 1, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए डार्क एनर्जी जैसी एक रिपल्सिव फोर्स जिम्मेदार है, और नंबर 2, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल जो कहता है कि यूनिवर्स हर दिशा में मोर और लेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और डेंस है। वेल, अब देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि इनविजिबल डार्क एनर्जी स्टार्स और गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में बिग बैंग के धमाके वाले थियरी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आप फिर भी स्ट्रांगली इंसिस्ट करते हो कि बिग बैंग हुआ था, तो फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इमेज में यूनिवर्स चारों ओर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वली डेंस क्यों नजर आता है? आई मीन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। अगर आप कह रहे हो कि ब्लास्ट आपके पीछे हुआ और इसी वजह से आप आगे की ओर उड़े चले जा रहे हो, तो फिर ब्लास्ट की तेज रोशनी पीछे साइड के साथ साथ आगे भी उतनी ही ब्राइट कैसे आ रही है? क्या पीछे से आगे की ओर आंखें घुमाने पर लाइट का एक स्मूथ फेडिंग ट्रांजिशन नहीं दिखना चाहिए? ऊपर से अगर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे यूनिवर्स की शुरुआती हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज एक्सपैंड हो रहे इस यूनिवर्स में ये हीट एनर्जी इतनी तेजी से डिस्ट्रीब्यूट हुई कैसे? अब तक डिसिपेट क्यों नहीं हुई है? ये बिल्कुल हो सकता है कि पास्ट में एक नहीं बल्कि बहुत सारे बिग बैंग्स हुए हो, और इसीलिए हीट हर जगह पर डिसिपेट नहीं। और अब ये कितना सच है और कितना झूठ, इसका फंडा हमारे लिए ब्लैक होल की तरह है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं ये सिर्फ स्पेस से आती हुई रेडियो वेव्स की मदद से प्रूव किया, और उनके अंदर क्या है, कितना मास होता है, उनका ओरिजिनल नेचर क्या है, ये सारी चीजें बस थियोरेटिकली ही प्रूवन है। क्या प्रैक्टिकली भी उसका बिहेवियर वैसा ही है, ये हम नहीं जानते। एंड द सेम इज विद बिग बैंग। स्टीफन हॉकिंग ने सिर्फ बिग बैंग की थियरी दी, और वो किस बेसिस पर दिया, उन्हें क्यों ऐसा लगा कि यूनिवर्स की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी, इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। बट अगर आप ये जानना चाहते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। इस बुक को आप कुकू एफएम पर सुनो। सवाल तो बस सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, या तो हमारा यूनिवर्स एक नहीं बल्कि मल्टीपल बिग बैंग्स का नतीजा है, या फिर हमारे यूनिवर्स की शुरुआत ऑन द फर्स्ट प्लेस किसी बिग बैंग से हुई ही नहीं।
और इसका मतलब हमारे यूनिवर्स का कोई एज ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात CMB इमेजेस से ये तो साबित हो गया है कि हमारे यूनिवर्स का शेप फ्लैट है। और आपने कुछ ही समय पहले जाना कि यूनिवर्स लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, वो भी अपनी डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को कॉम्प्रोमाइज बिना किए। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने अपने हाथों में 1000 नोटों की गड्डी पकड़ रखी हो और जब आप उन नोटों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हो, एज्यूम करो कि ऐसे तो भी उन नोटों के बीच में 1000 नोट्स और प्रकट हो जा रहे हैं, कीपिंग द डेंसिटी कांस्टेंट, यानी देयर इज नो एंड टू इट। आप इस यूनिवर्स में चाहे कितना चाहे चल लो, आप उसके एज तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन एक सेकंड, यहां पर हम जब इंडिया से अमेरिका ट्रैवल करते हैं तो हम टेक्निकली पृथ्वी के दूसरे तरफ पहुंचते हैं, वो भी पृथ्वी के कर्वेचर को महसूस किए बिना। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी पृथ्वी जैसा स्फेरिकल हो सकता है और हम उसको फ्लैट मानने में जल्दबाजी कर रहे हैं? Well, because just think about it, 6 मिलियन साल पृथ्वी पर रहने के बावजूद भी हम काफी हद तक, काफी समय तक पृथ्वी को फ्लैट मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी का साइज ही इंसान के कंपैरिजन में इतना विशाल का है कि हम धोखा खा जाते हैं। सो हमारे पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा विशाल ब्रह्मांड के केस में ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है? Well, बात तो काफी सोचने वाली है, but then again, don't you think कि अगर यूनिवर्स फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड है तो उसमें भी एज एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगा, क्योंकि अगर एक कर्व सरफेस वाला यूनिवर्स अगर एक्सपैंड होता चला गया तो आगे चल के उसके सभी एजेस पूरे 360 डिग्रीज का चक्कर मारकर किसी स्फीयर के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, लीविंग बिहाइंड नो एजेस। बस आपको एक कॉस्मिक होराइजन जैसा नजर आएगा, बिल्कुल वैसा ही होराइजन जो आपको समुद्र में नजर आता है। But then again, क्या वो होराइजन उस समुद्र का एज होता है? Of course no। आप उस होराइजन के पास चले जाओगे और वो आगे और आगे बस खिसकते ही चला जाएगा, जब तक आप उसी पॉइंट पर वापस ना पहुंच जाओ जहां से आपने शुरुआत की थी। पर शुरुआत, ये वो शब्द है जो सुनने में काफी फैसिनेटिंग लगता है, स्पेशली जब वो हमारे यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में होता है। लोग उसके बारे में जानने की कोशिश में उससे रिलेटेड किसी भी थियरी को आंख बंद करके मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, including scientists themselves. Probably because अगर नहीं माना तो उन्हें यूनिवर्स की शुरुआत से संबंधित अपनी खुद की थियरी पेश करनी पड़ेगी, या एटलीस्ट उससे जुड़े एक पेचीदा सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जिसके सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी घुटने टेक देते हैं कि बिग बैंग से पहले आखिर क्या था। साल 1917 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के फील्ड इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करते वक्त उसमें ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फिजिकल कांस्टेंट ऐड किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये उन्होंने इसीलिए ऐड किया था क्योंकि उस वक्त तक सब ये मानते थे कि यूनिवर्स मूव नहीं करता है और स्टैटिक यूनिवर्स को जस्टिफाई करने के लिए ग्रेविटी को काउंटर करने वाला भी कोई चाहिए। बट लेटर हबल साहब की एक्सपैंडिंग यूनिवर्स वाली डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन ने 1931 में अपने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को खुद ही निकाल दिया, ताकि यूनिवर्स के इस न्यूली डिस्कवर्ड मोशन पर उनका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ब्रेक ना लगा सके। और फिर कई दशकों तक सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, किसी को ब्रह्मांड की स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कि तभी अचानक साल 1998 में एक नई खोज सभी के सामने आई कि यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ती दूरी के साथ वो और भी ज्यादा तेज होते जा रहा है। इट इज एक्सेलरेटिंग। पर इसका मतलब ब्रह्मांड में कुछ तो है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है और उससे ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। एनी गेसेस वो क्या है? जी हाँ, डार्क एनर्जी, जिसे मोर ब्रॉडली वैक्यूम एनर्जी भी कहा जाता है। यानी ऑल इन ऑल आइंस्टाइन शुरू से समवॉट सही थे। ब्रह्मांड में कुछ तो जरूर है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, बस आइंस्टाइन की धारणा के विपरीत उसकी वैल्यू 0 या ग्रेविटी की वैल्यू से ज्यादा है। पर क्या उनकी ये थियरी आपको अधूरी नहीं लगती? I mean, ये वैक्यूम एनर्जी सिर्फ इस थियरी को प्रूव करने के लिए उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस जरूर होना चाहिए, राइट? वेल, ऐसे ही सवाल कई प्रोमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स पूछने लगे। मिसाल के तौर पर हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर एब्राहम लोब का ये सवाल है कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से ही क्यों होनी चाहिए, बिग बाउंड से क्यों नहीं? और बात में दम है। I mean, जरा खुद सोच कर देखो। सबसे पहली बात तो हमें यूनिवर्स की इमेज यूं समवॉट सिलेंड्रिकल इमेज दिखाई जाती है, प्रॉपर्ली कोनिकल नहीं, जबकि इस इमेज के आधार पर महज 13.8 बिलियन सालों में आप एक्सपेंशन को रिवाइंड करके सिंगुलैरिटी तक नहीं पहुंच सकते। आपको ज्यादा टाइम चाहिए टू रीच सिंगुलैरिटी। और दूसरी बात, जैसे कि अब तक हमने देखा, यूनिवर्स की CMB इमेज हर दिशा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देती है, लेकिन उसमें 68% डार्क एनर्जी कहां से चली आई इसका कोई आइडिया नहीं है। यानी
बेसिकली बिग बैंग थियरी में ऐसी कई डिस्क्रिपेंसीज है जिन्हें यूं इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो इट्स हाई टाइम हम ऑल्टरनेट थियरीज की तरफ भी देखें, जैसे कि बिग बाउंस। इस थियरी के अनुसार शायद हमारा यूनिवर्स एक बड़े से वैक्यूम एनर्जी से भरे स्फेरिकल सोर्स या हाइपरस्पेस का हिस्सा है, जिसमें बाहर की तरफ पुश करती वैक्यूम एनर्जी सरफेस पर अनगिनत बबल्स बनाती है इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सेस। इन यूनिवर्सेस में फिर कुछ अमाउंट ऑफ वैक्यूम एनर्जी पुश करते करते ठंडी हो जाती है, गिविंग राइज टू मैटर, और बाकी की वैक्यूम एनर्जी उस बबल को बाहर की तरफ एक्सपैंड करती चली जाती है। और फाइनली जब कोई यूनिवर्स अपने हद से ज्यादा फूल जाता है तो इवेंचुअली उसके दो आउटकम्स होते हैं, या तो वो फिर से सिकुड़कर अपने ऊपर ही बाउंस हो जाए लीडिंग टू अ बिग क्रंच, या फिर वो पूरी तरह से फट जाता है लीडिंग टू अ बिग रिप। बट ईदर वे उसका नतीजा बिल्कुल सेम ही होता है, और वैक्यूम एनर्जी से भरे स्फेरिकल हाइपरस्पेस पर बनने वाले इन बबल यूनिवर्सेस के एजेस पर हमेशा तनाव बना ही रहता है। वही बिग क्रंच या बिग रिप का तनाव जो कभी भी उन्हें खत्म करके उनके अंदर के मिर्च मसालों से नए बबल यूनिवर्सेस क्रिएट करते रहे। बट वैक्यूम एनर्जी की एक प्रॉब्लम है, वो किसी भी यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, और इसीलिए एक्सपैंड होते यूनिवर्स में ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैक्यूम या डार्क एनर्जी हमेशा के लिए कैसे पुश करते रह सकता है। आई मीन कभी तो एनर्जी खत्म होनी चाहिए ना, जैसे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस किसी छोटे कंटेनर में ही प्रेशर क्रिएट कर पाता है, बड़े कंटेनर में नहीं। और उसी तरह यूनिवर्स के एक्सपैंड होने के बाद इवेंचुअली यूनिवर्स पर से डार्क एनर्जी का पुशिंग फोर्स भी कमजोर हो जाना चाहिए, राइट? और एक पॉइंट के बाद ग्रेविटी को हावी हो जाना चाहिए, राइट? तो फिर भी ये डार्क एनर्जी समय के साथ उल्टा और तेजी से कैसे एक्सपैंड करते जा रहा है? वेल, व्हाट इज द रीजन? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है।